दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हिमाद्री किसे कहते हैं। हिमाद्री किसे कहते हैं। विकल्प हैं आपके ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। कौन सा उत्तर यहाँ पे आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सही उत्तर है महान हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे अधिक ऊंचे शिखर हैं। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर। महान हिमालय में कुछ दर्रे भी हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। जैसे जोजिला बड़ा लाचा लद्दाख में है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में, थागा माना और लिपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में है, जो कि प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया। 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2010 में। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसमें से एक ग्रह प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब किया गया, तो आपको बता दें कि 2006 में कब 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है तथा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। इसी तथ्य के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल के 9 ग्रहों की श्रेणी यानी परिवार से बाहर कर दिया गया था। और इसी क्रम में आइए लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है। विकल्प हैं आपके प्राग, जिनेवा, रोम या फिर बर्लिन। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राग। प्राग कहाँ है, चेक गणराज्य में एक शहर है जिसका नाम है प्राग, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ स्थित है। अगला यानी चौथा प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर कहा जाता है। विकल्प हैं आपके शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह या फिर शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की सिस्टर यानी बहन कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और द्रव्यमान और आकार में भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसी वजह से इसे पृथ्वी की बहन के साथ साथ सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। विकल्प हैं आपके 111 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 111.7 किलोमीटर या फिर 110.6 किलोमीटर। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, एक अंश अक्षांश की लंबाई होती है 111 किलोमीटर। दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा छठा यानी अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, यानी पृथ्वी की गतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। विकल्प हैं आपके 2, 3, 4 या फिर 24। पृथ्वी की गतियाँ कितनी तरह की होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी वो गतियाँ हैं। पहला है घूर्णन यानी दैनिक गति और दूसरा है परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति। घूर्णन गति यानी दैनिक गति क्या है ये भी जान लीजिए। पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक धुरी पर सदैव पश्चिम से पूरब की दिशा में लट्टू की तरह घूमती है। किसकी तरह, लट्टू की तरह। इसी गति को दैनिक यानी घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति। ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग का संबंध किससे है। डायमंड रिंग का संबंध किससे है। विकल्प हैं आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण से, आंशिक सूर्य ग्रहण से, पूर्ण चंद्र ग्रहण से या फिर आंशिक चंद्र ग्रहण से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, डायमंड रिंग का संबंध पूर्ण सूर्य ग्रहण से है। सूर्य ग्रहण के बारे में आप सबको पता ही होगा, जो लोग न जानते हों जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण की घटना सदैव अमावस्या के दिन होती है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ही ढक पाता है
तो इसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। जब पूरी तरह से ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा के दिन होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है और लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, अगला और 8वां प्रश्न है हमारा, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं। दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं। विकल्प हैं आपके, भूपर्पटी का ऊपरी भाग, मैंटिल का ऊपरी भाग, बाह्य कोर का ऊपरी भाग या फिर आंतरिक कोर का ऊपरी भाग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैंटिल का ऊपरी भाग। दोस्तों, मैंटिल के ऊपरी भाग में एक अर्ध तरल परत है, इसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी की घटना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा जो है दुर्बलता मंडल से ही निकलकर धरातल पर लावा के रूप में जमा होता है। तो आइए लेते हैं अपना 9वां प्रश्न। दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विकल्प हैं आपके, स्ट्राम्बोली, किलिमंजारो, वेसुवियस या फिर एटना। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प 1 यानी स्ट्राम्बोली। क्यों कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको, क्योंकि ये निरंतर सक्रिय रहती है। निरंतर सक्रियता के कारण ही इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, अनाच्छादन के अंतर्गत किन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अनाच्छादन के अंतर्गत किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। विकल्प हैं आपके, अपक्षय, अपर्दन, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, अनाच्छादन के अंतर्गत उपरोक्त दोनों यानी अपक्षय और अपर्दन दोनों को शामिल किया जाता है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, ये भी जान लीजिए। अपक्षय दोस्तों, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन क्या है, यह अनाच्छादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारकों यानी पवन यानी हवा, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, धाराएं द्वारा अपक्षयित पदार्थ यानी मलबा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। दोस्तों, याद रखिए, अपक्षय स्थैतिक क्रिया है यानी एक ही जगह पर होती है, जबकि अपर्दन गत्यात्मक प्रक्रिया है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें जो है स्थानांतरण होता है। और अपक्षय की जो प्रक्रिया है सदैव पहले होती है और अपर्दन की क्रिया बाद में होती है।